Hello students, welcome to Diya Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर and we focus on clearing your concept. We do not believe in ratification and हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. We always make you learn by understanding. So what we do is हम अपने chapters को segregate करेंगे और for each concept हम क्या provide करेंगे, questions जितने भी हमसे possible हो सकेंगे. So we do quizzes, questionnaires, discussions, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट इजी. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. Diya's gem का मतलब है our gem, that is you all students are gem for us, you all are precious to us and we will help you in each and every way to achieve your goals. So let's start with our today's lecture. So the first question is, in 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. It was eventually named as प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल. तो हमें क्या गिवन है कि जो जे शैडविक था उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी जिसके पास कोई चार्ज नहीं था और उसका मास किसके इक्वल था, उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था. तो वो क्या चीज होगी, वो होता है न्यूट्रॉन. सो द आंसर हियर इज द बी ऑप्शन, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैज no charge and its mass is equal to that of the proton. Next question is, Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has. Rutherford के scattering experiment में उसने alpha particles में किया था, उससे हमें क्या पता चला था कि atom के पास क्या है, nucleus, electron, proton या neutron. So the answer for the given question is nucleus. हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम. हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में हमें जे थॉमसन के मॉडल में भी पता चला था, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में पता चला था रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब हमारा बाउंसिंग बैक हुआ रेज ऑफ लाइट का. तब पता चला कि कोई बॉडी जो है बीच में ऐसी प्रेजेंट है जिसमें वो पूरा का पूरा एटम का मास concentrated होगा. The next question is, which of the following statements are part of the Bohr's model of hydrogen atom? So the given question we have is, इनमें से कौन सा पार्ट है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का? First is electron.
energy of the electrons in the orbit is quantized. Second one is the electron in the orbit nearest to the nucleus has the lowest energy. Third one is electrons revolve in the different orbits around the nucleus, and the option is all of these. जो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम था उसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी. हाँ बिल्कुल सही, ये भी बोर्स मॉडल के अंदर आता था. वो ये भी कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के नियरेस्ट में होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा हमारा ऑर्बिट उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. So the nearest orbit will have the least energy. So this was under the Bohr's model of the atom. And the C option is also under the Bohr's model of the atom, which states that जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है. So D option, all of these is correct for this question. The next question is cathode rays are made up of. Cathode rays किससे बनी है? Positively charged particle या negatively charged particle या neutral particles या none of these. So the cathode rays are made up of the negatively charged particles. Cathode rays जो थी negatively charged particles थी जो कि रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ली थी. Next is रदरफोर्ड की जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था eventually led to the conclusion. उसका कंक्लूजन क्या था कि जो मास है और एनर्जी है वो रिलेटेड होते हैं, या न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, या न्यूट्रॉन्स आर buried deep in the nucleus, या the point of the impact with the matter can be precisely determined. So रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है. The whole mass of the atom is concentrated at the center and it is present in the nucleus, right? So the B option for this question is correct. The next is name the scientist who concluded that the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. तो वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होगा. So the scientist who concluded this is Rutherford. Rutherford concluded that the size of nucleus is very small as compared to the size of the atom. Next is name the shell which is much closer to the nucleus of an atom out of K and L shell. ऐसा शेल का बताना है जो न्यूक्लियस के क्लोज है K और L में से. तो न्यूक्लियस से क्लोज K फिर L फिर M फिर N होता है. So the closest shell is the K shell here. K shell is the closest shell. The next question is name the particles which determine the mass of an atom. ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं. So the particles which determine the mass of an atom is together they are called as nucleons और सिंगली हम उनको कहते हैं protons plus neutrons. So the protons plus neutrons together called as nucleons और इन्हीं से पूरा एटम का मास जो है डिटरमाइन होता है. The next question is the scattering experiment gave us evidence for the nuclear model of atom. The statement is correct because scattering experiment ने ही जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का वो दिया था. because scattering experiment that is the Rutherford's scattering experiment. Rutherford's scattering experiment. इसी से हमें क्या चीज पता चली थी? इससे हमें न्यूक्लियस का पता चला था कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है एक एटम के अंदर. तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कौन सा एक्सपेरिमेंट ने दिया? Rutherford's scattering experiment. The statement is correct. This is a true statement. Next is alpha particles are same thing as helium atoms. क्या alpha particles और helium atoms same thing है? हाँ जी बिल्कुल सही है. अब दोनों चीजें सेम है because alpha particles जो है और helium के atoms जो है उनको देखकर ही बनाए गए थे. So the statement is also true. The next is we
have paragraph based question in which we have given a paragraph, and after that we are provided with these certain questions and we have to answer all of them. So paragraph starts is that is an atom consists of electrons, protons and neutrons. एक atom electron, proton और neutrons से बना हुआ होता है due to the presence of equal number of negative electrons and positive protons. The atom on the whole is electrically neutral. जो equal number of positive negative charges है जिसकी वजह से क्या हो जाता है atom as a whole electrically neutral हो जाता है. जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो कहाँ पर होते हैं एटम के सेंटर में होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है. जो ऑर्बिट्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं with the symbols KLMN so on or 1 2 3 4. So the maximum number of electrons जो किसी भी शेल में आ सकते हैं वो फिक्स होते हैं, जो कि एक हमारा फॉर्मूला है that is called as 2n square. 2n square से हम पता कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. The maximum number of electrons जो accommodate हो सकते हैं 2n square से दे सकते हैं, जिसमें n क्या है नंबर ऑफ शेल. अगर फर्स्ट है तो n1, 2 है तो n2, 3 है तो n3, 4 है तो n4 एंड सो ऑन. k के लिए n1, l के लिए n2, m के लिए n3 एंड सो ऑन. क्या चलेगा ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4. और उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑर्बिट जो के शेल है that is 2 into 1 square, that is 2 electrons accommodate कर सकता है. L shell 2 into 2 square, that is 8 electrons accommodate will contain 2 into 3 square, that is 3 square 9 is 18, and 2 into 4 square electrons are accommodated in the N shell, that is 32. So 2 electrons for the K, L for 8, 18 for N, 2 for N, right? The energy orbit या shell जो होता है is associated with a fixed amount of energy. The shell nearest होगा to the nucleus, उसके पास ज़्यादा energy होगी, right? And the shell farthest from the nucleus have the maximum energy. So जो shell सबसे पास पड़ा होगा, नजदीक पड़ा होगा, उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी. जैसे कि शेल के पास सबसे कम एनर्जी होगी और जितना दूर जाता जाएगा शेल उतना एनर्जी क्या करती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी. कोई चार्ज नहीं होता इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करता है वो इन सेम ऑर्बिट, और एटम जो है स्टेबल रहता है. Change in the energy of electron occurs when it jumps to the higher orbit or when it comes down to the low energy level. जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है जैसे कि गेन करके इलेक्ट्रॉन वो जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है हायर से लोअर में एनर्जी को क्या करता है लूज करता है, राइट. तो हमें इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको कहते हैं. So the electrons revolve in the shell. The electrons revolve in shells K, L, M and N. Right? इसमें जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं. ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या तो नंबर्स के साथ या के एल एम एन के साथ. So they how they are represented 1, 4. So इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. Why atoms are electrically neutral? Atoms electrically neutral क्यों होते हैं? Because number of positive charge किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है. Where are protons and neutrons located? Protons और neutrons होते कहाँ हैं? They are located in the nucleus of the atom. Nucleus of the atom. Next, when electron gains or loses a energy, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है एनर्जी तो क्या होता है, राइट. हम दिखाएंगे गेन करेगा या लूज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन जो है
एनर्जी जब गेन करता है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द लोअर टू हायर, और लूज करता है एनर्जी जब वो हायर से जाता है हायर टू लो, राइट? So when electrons gains or loses energy, when electron gains energy, it means it has jumped from the lower to the higher energy level, and when it loses energy, it means it has jumped from the higher to the lower energy level. The next is association reason, in which we have cathode rays travel in straight lines. Cathode rays straight line में travel करती हैं, और cathode rays do not penetrate through thin sheets. कहते हैं ना, ये penetrate भी नहीं करती thin sheets के अंदर से. So क्या ये assertion और क्या ये reason सही है? Let's see. अब ये कहते हैं कि जो cathode rays है वो straight line से चलती हैं, वो ठीक है, ये statement तो true है. लेकिन कैथोड रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती थिन शीट्स को, ऐसा कुछ नहीं होता. So the statement is false. Assertion is true and the statement is false. For this assertion reason, where is the mass of the atom is concentrated? So the mass of the atom is concentrated in the nucleus. So the answer for the given question is the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. That is, we have nucleus. The next question is, what is the charge and the mass of the alpha particle? Alpha particle के charge और mass क्या होता है? So जो alpha particles हैं उनका जो charge होगा वो होगा +2 units. Charge is +2, और जो mass होगा वो कितना होगा? 4 atomic mass unit. That is the helium atom के similar होता है alpha particle. Next is explain the Rutherford's experiment with diagram. Rutherford के experiment को diagram के साथ हमें क्या करना है? Explain करना है. So let's start. पहले हम उसका diagram बनाएंगे. बहुत easiest way है diagram बनाने का. उसने क्या किया था? उसने एक gold foil ली थी, है ना, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, और रेज ऑफ लाइट जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब इस पे गिरी वो क्या कर जाती है? स्कैटर कर जाती थी. स्कैटर कर रही है, राइट? कुछ इस तरह का डायग्राम था. अब क्या होता है इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर? कुछ रिफ्लेक्शंस कैसी थी? लार्ज थी. कुछ कैसी थी? स्मॉल थी. और कुछ कैसी थी? स्ट्रेट भी गई है, और कुछ कैसी थी जो बाउंस बैक भी करी है. तो रदरफोर्ड और जो बाउंस बैक करते हैं वो क्या बताते हैं? प्रेजेंस ऑफ द मास. कोई मास प्रेजेंट है बीच के अंदर जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं? बाउंस बैक कर जाते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉ डायग्राम टू शो द कंटीन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी बाय द रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. रिजॉल्विंग नहीं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आना चाहिए यहाँ पे. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कैसे लूज होती है उसका डायग्राम दिखाना है. सो लेट्स सी. जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है. अब ये क्या करेगा? रिवॉल्व करता 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 यहाँ अगर हमारा न्यूक्लियस है, उसमें उस पर न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन. हमारा ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, राइट? अब क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से मूव करेगा, और एकदम से क्योंकि एनर्जी लूज करते हैं जब वो नीचे आएगा तो क्या करते हैं? वो एटम जो है कोलैप्स कर जाएगा, जो कि ये थ्योरी जो थी रदरफोर्ड की फेल हो गई थी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है. न्यूक्लियस इज एट सेंटर, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिक्स एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट्स में या शेल्स में कह लो, उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, राइट? डायग्राम बनाकर अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज बीच में से है, और इन ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट है, राइट? में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दीज ऑर्बिट्स, राइट? और इनका नाम क्या हो दिया था उसने? के एल, आगे वाला एन फिर एन, के एलिमेंट शेल्स नाम दिए थे, और इनको हम बोलते हैं एनर्जी शेल्स, राइट? तो अब इस तरह के का क्या था? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था.
Next question is, in what way the Rutherford proposed atomic model? किस वे में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था? रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहता है न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज है सेंटर में न्यूक्लियस जिसका नाम दिया था Rutherford ने. Second thing, he proposed that the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, and it is nearly to the all the mass of the atom which is concentrated in the nucleus. So this was the Rutherford's atomic model, and the drawbacks of the Rutherford's atomic model were that ये क्या कहता है कि जो ऑर्बिटल रेवोल्यूशन है, अगर ऑर्बिटल रेवोल्यूशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टेबल है, बिकॉज कोई भी पार्टिकल जो घूमता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी एक्सेलरेशन होगी एंड जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे वो रेडिएट करेंगे क्या, एनर्जी. दस जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, राइट. वो ऐसे ऐसे करता 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हेंस एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. अगर ऐसा होगा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, एटम जो है स्टेबल होता है. सो दैट इज व्हाई द ड्रॉबैक्स आ गए किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के अंदर. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड द थॉमसन का एटॉमिक मॉडल. जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे अराउंड द न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड पाथ में रिवॉल्व करते थे. बट अगर बात करें हम थॉमसन्स के मॉडल ऑफ एटम की, वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन ऐसे पड़ा या प्लम इन द पुडिंग ऐसे पड़ा हुआ है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन वो जस्टिफाई नहीं करता, ये स्पेसिफिक पोजीशन देता है. दैट इज द रदरफोर्ड का मॉडल. वो कहता है क्या न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या घूम रहे होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे. The next is write the conclusion drawn by the Rutherford. Question is what do you think would be the observation if the alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold. अगर gold की जगह किसी और metal की foil से हम experiment करते तो क्या observations निकल कर आती. अगर एक्सपेरिमेंट किसी और से होता, किसी और मेटल की फॉइल से बनता, तो रिजल्ट्स जो है ऐसे नहीं मिलते. would not have been such as most of the particles will be deflected back, है ना. most of the particles जो डिफ्लेक्ट बैक हुए वो चीजें नहीं देखने को मिलती. गोल्ड को हम बीट कर सकते हैं एक्सट्रीमली थिन शीट्स में. गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, it can be beaten into thin sheets. इसको पतली से पतली शीट्स में हम क्या कर सकते हैं, बिल्ट कर सकते हैं बीट कर करके. रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था विद द यूज ऑफ द एक्सट्रीमली थिन फॉइल ऑफ गोल्ड दैट जितनी भी मोस्ट ऑफ द स्पेस है अराउंड द एटम वो खाली होगी और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऑक्यूपाई करेगा सिर्फ स्मॉल वैल्यू विद इन द एटम. सो ये जो रिजल्ट्स आए थे वो नहीं आएंगे, डिफ्लेक्शन नहीं होगी जो कि हुई थी इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स malleable नेचर. नेक्स्ट इज राइट थ्री मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड की न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम के तीन फीचर्स बताइए और तीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स बताइए. तो रदरफोर्ड के तीन मेन फीचर्स होंगे कि on the basis of the alpha particle scattering experiment, Rutherford ने एक मॉडल ऑफ एटम तैयार किया था. अकॉर्डिंग टू हिम जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे होगा जिसको उसका नाम दिया था न्यूक्लियस. क्या दिया था, न्यूक्लियस, जिसके पास पूरा एटम का मास होगा एंड और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस. सेकंड चीज दे दी और क्या दिया था, जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम बिकॉज 1 out of the 10,000 rays were deflected back. तो इसी से पता चलता है कि
जो बीच वाला मास है वो इतना ज्यादा नहीं है, एटम का मास बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब मास नहीं, साइज, एटम का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है नेम थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स बताइए बताइए, है ना। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड, जो हम कर चुके हैं, बार बार नहीं बताने की जरूरत है कि जो एनर्जी लूज करता है, इंस्टेबिलिटी शो करता है, बट एटम जो है एज अ होल स्टेबल इन नेचर होता है, राइट। चार्ज एंड मास अगर बताएं न्यूट्रॉन के अंदर, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। नेक्स्ट, स्टेट द मेजर ड्रॉबैक इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आयन एटम। ये हम कर चुके, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के फुल चांसेस हैं, राइट। नेक्स्ट इसी में पूछा है मेंशन द टू फीचर्स ऑफ द बोहर्स मॉडल which help compensate this drawback। बोहर के मॉडल के तीन फीचर्स बताइए जो इस मॉडल क्या करते, कॉम्पनसेट करते, राइट। जो मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वो यही था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी को, है ना। अब जो दो फीचर्स हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के जो हेल्प करते हैं रिजॉल्व करने को ड्रॉबैक के, वो क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स which are known as discrete orbits, जिसे हम कहते हैं discrete orbits, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के, ये होंगे अलाउड इनसाइड द एटम। और वाइल रिवॉल्व करेगा जब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, will not radiate energy, radiate energy when revolve around these discrete orbits, राइट। इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के सामने वो एनर्जी को क्या करेगा? इवॉल्व नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, राइट। द नेक्स्ट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिस्पेक्टिवली जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसीलिए जो एटम एज अ होल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं उनके पास जो चार्जेस होते हैं उनका क्या है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, सो दैट इज व्हाई एटम एज अ होल is electrically neutral. So the statement is true, right? So with this we have come to an end of our video. So I hope you like it. If you like it, hit the like button, and if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा, and don't forget to hit the bell icon for further notification. So me Kajal Yadav signing off. We will meet in the next video with the next session. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook.